हाय दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैंने ये चैनल बस यूं ही बनाया था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब इस पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। कई बार मुझे लगा कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे वापस वीडियोस बनाकर डालने के लिए प्रेरित किया। भले ही मैं आपके दिए गए कमेंट्स का रिप्लाई ना दे सकूं, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। अब हमने मेंबरशिप ऑन कर दी है, तो आप मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी सू पैलेस के स्कूल में एंटर करती है और वहाँ पर अपने एक्स वांग यूलान की सिस्टर लांजी से मिलती है। लांजी मुंह पर अच्छा बनते हुए मन ही मन एम्प्रेस बनने के सपने देख रही होती है और इस बीच उसे अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सू ही लग रही है। और बेचारी हमारी सू जो कि एम्प्रेस वगैरह के लफड़ों से दूर ही रहना चाहती है। तभी वहाँ पर एक मेड अनाउंसमेंट करती है कि सभी प्रिंसेस यहाँ आ रही हैं। ऐसा कहने के साथ ही वहाँ पर 4 छोटी छोटी प्रिंसेस की एंट्री होती है। उनको देखते ही सू के दिमाग में चलने लगता है कि क्या हम इनके लर्निंग पार्टनर हैं? असल में तो हम किंडरगार्टन की इन छोटी लड़कियों के केयरटेकर बनने जा रहे हैं। सू के विचारों से हटकर बाकी की सारी लेडीज और लांजी उन प्रिंसेस में से एक 10th प्रिंसेस झाओ की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती हैं। ओ लिटिल प्रिंसेस, प्लीज आप मुझे ही चुनिएगा, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप जब बड़ी होंगी तब तो आप विश्व सुंदरी बन जाएंगी। ये सब सुनते हुए 10th प्रिंसेस को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये देखकर कि एक 10th प्रिंसेस के पीछे सारी लेडीज पड़ गई हैं और बाकी की 3 प्रिंसेस को कोई देख तक नहीं रहा। सू मन ही मन कहती है 10th प्रिंसेस एम्प्रेस डावेजर की खुद की बेटी है और बाकी की प्रिंसेस कॉन्केबाइंस और बड़े घरानों में से हैं। सिर्फ एम्परर की माँ एम्प्रेस डावेजर की नजरों में आने के लिए ये लोग कितना ज्यादा कर रहे हैं। इन सभी लेडीज का पैसों और पावर के पीछे भागना सभी प्रिंसेस को गलत विचार सिखाएगा। उसके बाद तो सू अकेले ही उन 3 प्रिंसेस के पास जाकर कहती है, हेलो प्रिंसेस, मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी सू हूँ। एम्परर के रिक्वेस्ट करने पर मैं आप लोगों की लर्निंग पार्टनर बनने के लिए आई हूँ। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो तीनों प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। साथ ही उनमें से एक कहती है, देखो वो महान सू है। मैंने नौकरानियों के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। सू तुम तो बहुत खूब हो। तीनों प्रिंसेस के क्यूटनेस को देखकर सू के नाक से तो खून ही आ जाता है कि ओ माय गॉड, ये सारी कितनी क्यूट और गोल मटोल हैं। मेरा दिल तो इनके गालों की चुटकी लेने का कर रहा है। लेकिन एक मिनट, कहीं स्वर्ग मुझे बेटियों की चाहत में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? सू को उन तीनों प्रिंसेस के पास देख 10th प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहती है, सभी लोग मुझ पर प्यार बरसा रहे हैं और वो मुझे अनदेखा क्यों कर रही है? इसने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। फिर तो वो सू की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैं उसे अपने लर्निंग पार्टनर के रूप में चाहती हूँ। ये देख सारी लेडीज आपस में गुस्सा करते हुए कहती है, वो तो सभी प्रिंसेस में सबसे पसंदीदा प्रिंसेस है। आखिर क्यों इतने सारे लोगों के बीच भी इसने सू को चुना? मैंने 10th प्रिंसेस द्वारा चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बकवास, आखिर सू ने एम्परर और 10th प्रिंसेस दोनों को ही कैसे फंसा लिया? 10th प्रिंसेस तो सू पर चढ़ गई होती है कि मुझे तुम्हारी सवारी करनी है और बाकी के लोग ये सब देखते हुए गुस्सा कर रहे होते हैं। असल में उन्हें जलन हो रही होती है। बेचारी सू तो रोते हुए सोच रही होती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आधे घंटे बाद प्रिंसेस सो चुकी होती है और बेचारी सू की बॉडी की सारी शक्ति खत्म हो गई होती है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि टीचर ने तो इसे छोड़ने से पहले सिर्फ 2 मिनट ही सिखाया। सू सोचने लगती है कि आज का उसका दिन कैसे बीता। पहले तो उसने पूरे दिन प्रिंसेस को गोद में बैठाए रखा, प्रिंसेस कुछ खा लो, प्रिंसेस के साथ खेला, फिर प्रिंसेस को दोपहर की झपकी लेने में मदद की। ये छोटे बच्चे तो सबसे बुरे होते हैं। जब मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी तो उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। खैर अभी तो वो सो गई है, लेकिन एक बार जब वो जाग जाएगी तो मुझे फिर से उसकी देखभाल करनी होगी। फिलहाल के लिए मुझे खुद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सू क्रीम लगाने ही वाली होती है कि वो रुक जाती है और सोचते हुए कहती है, मेरे पास तो और भी मेडिसिन है। चू चू के पैलेस में रहने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। सर्वेंट्स और इनुज
अक्सर उसका सारा खाना और कपड़े चुरा ले जाते हैं। वो बहुत पतला है और उसके कपड़े भी बहुत पतले हैं। उसे खाना और गर्म कपड़े देने का मेरा ये विचार अच्छा हो सकता है। मुझे याद है कि नॉवेल में चू जिउगे जानबूझकर वांग यूलान की बदमाशी को सहता था। उसने एम्परर की सुरक्षा को कम करने के लिए कमजोरी का नाटक किया और बाद में बदला लेने के बाद क्वीन देश का एक महान एम्परर बना। फिर तो सू प्रिंसेस के रूम से जाते हुए धीरे से कहती है, तो फिर ठीक है, मैं उसे कुछ सामान भेजने के लिए जाऊंगी। सू जाते हुए सोच रही होती है कि चू जिउगे तुम मेरी इन सुविधाओं का मजा लो और अंत में आगे चलकर तुम सभी को मेरे सामने झुकना होगा। सू को वहाँ से जाते हुए वांग लांजी भी देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में सू ढेर सारा सामान लेकर चलते हुए कह रही होती है कि इनुच ने मुझे बताया कि चू जिउगे यहीं कहीं रहता है। अचानक चू जिउगे सू के सामने आ जाता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। ऐसे में सारा सामान गिरने लगता है, लेकिन चू जिउगे सू के आगे आते हुए सू को बचा लेता है। ये सब देख सू हैरान हो जाती है और चू जिउगे कहता है, हम फिर से मिल गए लेडी सू। साथ ही सू को देखते हुए चू जिउगे सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं सू को दोबारा कैसे ढूंढूं, लेकिन अब तो वो खुद मेरे सामने आ गई। ये सब सोचकर वो खुश होता है और अचानक सू के कंधे पे गिर जाता है। जाहिर है ये उसकी एक्टिंग ही है, लेकिन सू कहती है, तुम ठीक हो? चू जिउगे कहता है, लेडी सू, मेरे कंधे में सचमुच दर्द हो रहा है, मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सू मन ही मन सोचते हुए कहती है, क्या तुम शारीरिक तौर पर ये जिन की तरह ही सक्षम हो? तुम तो अपने नंगे हाथों से ही बैल को मार सकते हो, तुम मेरे सामने कमजोर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? लगता है तुम अपनी कमजोरी का दिखावा करने के आदी हो, या फिर तुम एम्परर की तरह ही मेरा टेस्ट ले रहे हो? सू अपने हाथ खड़े कर देती है और सोचने लगती है कि क्या ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैंने नॉवेल में इतनी घोटालाबाजी लिखी है कि अब तो मुझे याद भी नहीं। अचानक चू जिउगे पीछे हटते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेडी सू। सू चौंकते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे पर ये नई चोटें कहाँ से आई? चू जिउगे कहता है, ये तो यंग मास्टर वांग यूलान की कलाकृति है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ईर्ष्या हो रही है क्योंकि आपने मेरी रक्षा की और मुझे दवा भी दी। फिर तो वो याद करने लगता है कि कैसे वांग यूलान ने उसे पीटा और कहा कि उस दवा और मदद का बदला चुकाने के लिए मुझे सू को संतुष्ट करने के लिए बिस्तर पर कड़ी मेहनत करनी होगी। अनजान सू गुस्सा करते हुए कहती है, तो फिर वांग यूलान फिर से? मैं तो उसके पूरे बाल नोच लूंगी। क्या वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है? इस बार मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। तभी चू जिउगे कहता है, तो मिस सू, आप यहाँ किस लिए आई हैं? साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि सू की प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करती है तो उसके पास जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ होगा। खैर, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। सू नीचे गिरे कपड़ों और बॉक्सेस को उठाते हुए कहती है, इनिच ने बताया कि तुम यहाँ रहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए खाना और कुछ कपड़े लेकर आई थी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर चू जिउगे कहता है, क्या मेरा ख्याल रखेंगी? मिस सू, आप अचानक मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों हो गई? ये सुनकर सू तो घबरा जाती है कि अब मैं हैरानी है क्यों। असल में सू मन ही मन सोच रही होती है कि अगर मैं इसे बताऊं कि इस दुनिया को मैंने लिखा है और मैं इसके फ्यूचर की सफलता को भी जानती हूँ, तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा? लेकिन ये सब छोड़कर सू रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, असल में सच ये है कि तुम मेरी माँ की तरह दिखते हो, जिनकी बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो खुद को तुम्हारे बेहद करीब महसूस करती हूँ, इसीलिए जब दूसरे तुम्हें धमकाते हैं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे। सू तो आंसू बहाए जा रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे अभी याद आया कि चू जिउगे अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब था और उनकी ही परवाह करता था। तो ये एक्टिंग उसके डाउट को दूर कर देनी चाहिए, है ना? वैसे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये जल्दी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चू जिउगे बहुत ज्यादा टच्ड महसूस करता है और कहता है, अच्छा ऐसा है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू ने भी अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया होगा। और उसके ऐसे रिएक्शन को देखते हुए सू हंसते हुए मन ही मन कहती है, मैं जीत गई, आखिर वो फंस गया मेरे चाल में। तू चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कहती है, जिउगे, माँ के बिना बच्चे घास के पत्तों की तरह नाजुक होते हैं, तो चलो एक साथ रहें और सौतेले भाई बहन बने। सू के दिमाग में होता है कि मैं एक राइटर हूँ
मैं इमोशनल सीन बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, भले ही वे गंदे क्यों ना हो। सू तो फटाक से अपने पास से एक पेपर निकाल लेती है और चूगे के हाथ का स्टैंप लेते हुए कहती है, तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ मानूंगी। असल में वो पेपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें शपथ ली गई होती है भाई बहन की। असल में उसमें लिखा होता है कि इस दिन चू च्यूगे और सू अपनी इच्छा से भाई बहन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इनकी ये यंग एज की दोस्ती इनके बुढ़ापे यहाँ तक कि मृत्यु के अंत तक भी रहेगी। कोई भी डगमगाएगा नहीं। उनकी किस्मत अच्छी हो या बुरी, दोनों ही साझा करेंगे। चाहे उनका भविष्य सुखद या विनाशकारी क्यों ना हो, वो दोनों ही ये भी साझा करेंगे। दुनिया बदल सकती है लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं बदलेगी। अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर चू च्यूगे के स्टैंप लेने के बाद सू तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि ये मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। बेचारा चू च्यूगे तो अब भी हैरान होता है कि ये अभी क्या हुआ। फिर तो सू मॉन्क की तरह ज्ञान देते हुए कहती है, इस शपथ के द्वारा यदि तुम मुझे कभी मारना चाहे तो याद रखना तुम्हारा शरीर 4 हवाओं में बिखर जाएगा। घोड़े तुम्हें रौंद देंगे, तुम्हारे पीछे हमेशा भूत पड़ा रहेगा और तुम्हारी नाक से भी खून बहेगा। आग के गोले तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम सदैव नर्क की अग्नि से गुजरोगे। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सू ज्यूगे को सजा सुना रही हो। बेचारा चू ज्यूगे ये सब एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है सू। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि दिलचस्प, मैं सचमुच ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रही है। सू भी बहुत खुश होती है कि मजा आ गया, अब इसके साथ भी मेरे रिलेशन अच्छे हो गए हैं। कांगलान टी पार्टी के पीछे के ज्यादातर लोगों को मैंने अपनी तरफ कर लिया है। इसका मतलब अब कांगलान टी पार्टी बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। अपने पास से मेडिसिन निकाल कर सू च्यूगे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, अब मुझे कुछ दवा लगाने दो। बेचारा च्यूगे तो पूरी तरह से हिल जाता है कि ये कितनी मजबूत है। च्यूगे के फेस को अच्छे से पकड़ते हुए सू कहती है, हिलो मत। च्यूगे के फेस पे के चोटों को देखते हुए सू मन ही मन कहती है, अब जबकि मैं ध्यान से देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये बहुत खूबसूरत है, खास करके इसकी आंखें, वे बहुत उत्तम हैं। ये देख ज्यूगे भी मुस्कुराता है और सू के क्लोज जाते हुए कहता है, बहन तुम रुक क्यों गई? सू का दिल तो बाहर ही आ जाता है और वो मन ही मन शर्माते हुए कहती है, अरे नहीं, ये क्या है? मुझे याद रखना चाहिए कि ये चू ज्यूगे है। खुद की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए सू अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगती है, जिससे कि ज्यूगे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? सू मन ही मन कहती है, इसका लुक तो कातिलाना है। अमितबा, भले ही तुम कितने भी सुंदर हो, मैं किसी काल्पनिक कैरेक्टर के चक्कर में नहीं पड़ूंगी जिसका मैंने कभी सपना देखा था, वो भी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मुझे मारना चाहता था। फिर तो सू करुणा बरसाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस दवा लगाने दो। अपने मेडिसिन के बोतल का ढक्कन खींचते हुए सू कहती है, अरे ये बोतल इतनी कसकर क्यों बंद है? तभी ढक्कन खुलने के साथ ही सू की कोहनी सीधा च्यूगे के फेस पर लगती है। सू तुरंत ही दूर होते हुए कहती है, माफ करना, मैं तुरंत ठीक कर दूंगी। बेचारा च्यूगे मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। सू इतने पे ही नहीं रुकती और पूरे मेडिसिन का डब्बा ही च्यूगे पर पलट देती है। च्यूगे चिल्लाते हुए कहता है, ओह मेरी आँखें। उसके मन में चल रहा होता है कि धिक्कार है, सू मेरे साथ ये सब जानबूझकर कर रही है। इधर सू घबराते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अभी साफ करती हूँ। फिर तो वो इतनी जोर की फूंक मारती है कि वहाँ पर पूरा बवंडर ही आ जाता है। बेचारा च्यूगे भागने में असमर्थ होता है और मन ही मन कहता है, सू आखिर ये कौन सी रहस्यमयी शक्ति है तुम्हारे अंदर जो मेरे जैसे योद्धा को भी बंदी बना सकती है? इन सब से अनजान सू पैनिक करते हुए कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा था? तब मैं धीरे से फूंक मारूंगी। फिर तो सू को शांत होकर फूंक मारते हुए च्यूगे देखने लगता है, साथ ही सोचने लगता है कि जब मैं छोटा था, मैं और मेरी माँ एक दूसरे पर निर्भर थे। क्वीन रॉयल पैलेस में धोखों और साजिशों के बीच मेरी माँ एकमात्र रोशनी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं छोटा चू च्यूगे अपनी माँ के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है, माँ मेरी आँख में रेत पड़ गई है, ये बहुत दुख रहा है। चू च्यूगे की माँ कहती है, ओ मेरे स्वीट बच्चे, मुझे तुम्हारा दर्द दूर करने दो। फिर तो वो भी जोर जोर से फूंक मारने लगती है, जिससे कि च्यूगे उन्हें दूर करते हुए कहता है, अब ठीक है। माँ कहती है, च्यूगे अपनी माँ से झूठ मत बोलो, अगर दर्द हो रहा है तो कहो, लेकिन दूसरों के सामने भले ही तुम्हें कितना भी दर्द हो, तुम उन्हें एक छोटा सा भी संकेत मत दिखाना। इस तरह से तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, समझ गए? ये सेम वैसा ही होता है जैसा कि अभी च्यूगे का सू के साथ हो रहा है। तभी सू कहती है,
च्यूगे तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? च्यूगे कहता है कुछ नहीं। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि माँ, मैं आप जैसी दिलचस्प महिला से मिला हूँ। इन दोनों को दूर खड़े होके चू च्यूगे का सीक्रेट गार्ड देख रहा होता है और वो मन ही मन कहता है, जब भी कोई मास्टर को छूता है तो उन्हें इससे नफरत होती है, लेकिन ये लड़की कब से उनसे चिपकी हुई है, आखिर वो गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। फिर हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से दीवार में क्रैक कर रही होती है और वो चू च्यूगे की सीक्रेट गार्ड नी चैन है, चू च्यूगे के नंबर 1 फैन गर्ल मिस नी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को लेकर चू च्यूगे अपनी रहने वाली जगह पर आया होता है। उस जगह को देखकर सू कहती है, तुम यहाँ रहते हो? चू च्यूगे कहता है, ये ज्यादा नहीं है लेकिन मेरे लिए काफी है, मुझे ये गवारा नहीं। ऐसे कहते हुए सू ताली बजाती है। तुरंत ही वहाँ पर 4 लोग मौजूद हो जाते हैं और सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, मेरा भाई इस कूड़ेदान में कैसे रह सकता है? घर बदलने का समय आ गया है। फिर तो घर के अंदर के छिपकली कीड़ों को देखते हुए सू बड़े शांति से कहती है, छत का नवीकरण करने की जरूरत है। सू के साथ आए लोग तो कीड़ों से डर रहे होते हैं और सू कॉकरोच को कुचलने के लिए बढ़ते हुए कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सब देखते हुए चू च्यूगे सोच रहा होता है कि एक नोबल वुमेन जो कीड़ों से भी नहीं डरती, और ये दोनों तो अब भी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। सू तो चूहों को भी पकड़ते हुए कहती है, ज्यूगे इन चूहों के लिए जहर का यूज करना मत भूला करो। ज्यूगे थम्स अप दिखाते हुए कहता है, तुमने तो धमाल मचा दिया। थोड़ी देर के बाद वो जगह तो एकदम चमक जाती है और सू कहती है, अब से खाना और आश्रय दोनों का ख्याल रखा जाएगा। क्या मैं सबसे अच्छी बहन नहीं हूँ? फ्यूचर में मेरा भुगतान करना मत भूलना। सू तो सोचने लगती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि शुगर मम्मी के साथ यंग मैन। तभी च्यूगे कहता है, थैंक यू लेडी सू। उसके मन में ये होता है कि सू तो कीड़ों मकोड़े के प्रति भी निर्दयी है। वो वाकई में एक अमेजिंग नोबल वुमेन है। क्या उसमें कोई कमजोरी नहीं है? तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वो म्याऊ करते हुए सू के पैर पर अपना सर रगड़ रही होती है। उसे देखते ही सू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एक जानवर। सू तो सीधा च्यूगे पर चढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, एक बिल्ली। ये देखकर तो बिल्ली भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इतनी क्यूट हूँ फिर भी तुम मुझसे दूर चली गई। सू को इतना कांपते देख च्यूगे कहता है, सू क्या तुम्हें बिल्लियों से डर लगता है? ये कितनी अजीब बात है। सू कहती है, सच कहूँ तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है, इतना ज्यादा कि मैं अभी बेहोश होने वाली हूँ। और सच में सू की आंखें बंद हो जाती है और च्यूगे उसे संभाल रहा होता है। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। वेल गाइस, क्या आप लोगों को बिल्लियाँ पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने बचपन में पाली भी है। हमारी सू की आंखें खुलती है और वो अपने सामने नेकेड येजिंग को देखती है। येजिंग कहता है, सू तुम जाग गई। वहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर लियो, प्रिंस चू च्यूगे, यहाँ तक कि एम्परर और डॉक्टर वाइक्विंग भी मौजूद होते हैं, जो कि सभी एक साथ कहते हैं, आओ चलो खेले। सू के नाक से तो खून ही बहने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? फिर तो वो अपने गालों को पिंच करते हुए कहती है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, लगता है मैं सपना देख रही हूँ। फिर तो वे सभी सू को चिपकने लगते हैं और कहते हैं, सू क्या तुम एक एक के साथ करोगी या फिर हम सभी के साथ? सू का भी ठरकपना जाग जाता है और वो उनकी बॉडी की ओर झांकते हुए कहती है, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से मैंने कभी भी कांड करने का मजा नहीं लिया, मुझे कितना लंबा समय हो गया है। फिर तो वो भी अपने कपड़े निकालते हुए कहती है, इसीलिए क्यों ना मैं कुछ मजा कर लूँ, मैं आ रहा हूँ प्यारे। लेकिन तभी उन सभी की शक्ल बिल्ली में तब्दील हो जाती है और वे सभी म्याऊ म्याऊ करने लगते हैं। हमारी सू की ये देखकर तो इतनी गंदी फटती है कि वो झटके से जाग जाती है। अपने ही चद्दर से जकड़ी हुई सू घबराकर बैठ जाती है और कहती है, वो सब कितना भयानक था, वे हैंडसम लड़के और बिल्लियाँ दोनों ही मेरा अंत हो सकते हैं। फिर तो वो दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मन ही मन कहती है, क्या वो सपना मुझे चेतावनी दे रहा था कि अगर मैं उनमें से किसी से भी प्यार करती हूँ तो मर जाऊंगी? तभी सू को सुनाई देता है कि उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। चौंक कर सू थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांकते हुए मन ही मन कहती है, क्या वो चू च्यूगे की आवाज है? सू तो झांकते हुए सुनने लगती है कि बाहर क्या हो रहा है। वहाँ पर चू च्यूगे अपने सीक्रेट गार्ड्स से बोल रहा होता है कि सबसे बड़ा प्रिंस तो बेवकूफ है और सबसे छोटा प्रिंस अभी बच्चा है। दूसरा और तीसरा प्रिंस ये दोनों ही एम्परर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जरूरी बात तो ये है कि उन दोनों के बीच दरार पैदा करना है। सू सोच रही होती है कि चू च्यूगे से बात करने वाले ये दो लोग कौन हैं।
चू जियोगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, एक बार फ्यूज चलने पर वे एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और मैं उनके परिश्रम का फल पाने वाला इंसान बनूंगा। सू चौंकते हुए मन ही मन कहती है, तो क्वीन देश के प्रिंसों के मरने के पीछे का कारण चू जियोगे है। जैसा कि इससे उम्मीद थी, ये सच में कमजोरी का दिखावा करने में माहिर है। यहाँ तक कि क्वीनलैंड में रहने के बावजूद भी अपने देश क्वीन की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। कितना भयानक है ये। मुझे वापस लेट जाना चाहिए और नाटक करना चाहिए जैसे मैं सोई हूँ। ये सोचकर सू जैसे ही अपने बिस्तर की ओर बढ़ती है कि उससे आवाज हो जाती है। बाहर भी सभी चौंक जाते हैं कि कौन है वहाँ पर। हमारी सू तो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो दरवाजे के साथ ही चू जियोगे के सामने गिर जाती है। बेचारी सू घुटने टेक कर रोते हुए कहती है, माफी कानून, ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। ऑफिसर कहता है, क्योंकि तुमने इसी तरह से लिखा है सू। खैर चू जियोगे अपनी तलवार सू के गले की ओर बढ़ाते हुए कहता है, हिलो मत। सू भी अपने हाथ खड़े कर लेती है और कहती है, जियोगे मेरे भाई, चलो बात करते हैं। इतनी जल्दबाजी मत करो। सू के मन में चल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे हमेशा के लिए चुप करना चाहता है। चू जियोगे कहता है, तुमने क्या सुना। अचानक सीक्रेट गार्ड मिस नी बोलते हुए कहती है, योर हाइनेस, इसने पक्का हमारी योजनाओं के बारे में सुन लिया है। अब नरम दिल होने का समय नहीं है, इस अंतिम चरण पर भी नहीं। सू तो गुस्से से उसे उंगली दिखा रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है अपने मालिक को उसकी शपथ ली हुई बहन को मारने के लिए कहने की। चू जियोगे संकोचते हुए सोच रहा होता है, मारू या नहीं मारू। और नीचैन के मन में होता है कि मास्टर मार डालो इसे, आखिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं। अचानक सू को आइडिया आता है और वो कहती है, ये सही है, मैंने सब कुछ सुन लिया। चू जियोगे अपनी धधकती लाल आंखों से देखते हुए कहता है, क्या। उसकी स्वॉर्ड को अपने गले के और करीब महसूस करके सू की ओर फट जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, तुम्हारे प्लान में कुछ कमियां हैं। मैं जानती हूँ कि कैसे मदद करनी है, क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। सू मन ही मन कहती है, आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि मुझे अपने सीक्रेट कार्ड्स फेंकने होंगे। सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम्हारा प्लान बस इस बात पर ध्यान दे रहा है कि क्वीन देश तुम्हें वापस लाने के लिए मजबूर हो जाए। क्या तुमने सोचा है कि ये देश क्वीनलैंड तुम्हें जाने देगा। भूलो मत कि तुम यहाँ पर एक बंधक हो। चू जियोगे शौक हो जाता है और मन ही मन कहता है, कह तो ठीक रही है। अगर मैं क्वीन देश का लास्ट बचा हुआ प्रिंस बन गया, तब तो किसी भी कीमत पर क्वीनलैंड मुझे रिहा नहीं करेगा। फिर तो चू जियोगे हंसता है और कहता है, बहुत खूब कहा। मिस सू, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। स्वॉर्ड को साइड में धकेलते हुए सू कहती है, मेरे साथ गठबंधन कर लो। मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो अपनी इजाजत दे दें तो एम्परर भी मना नहीं कर सकते। साथ ही सू मन ही मन कहती है, इसके रिएक्शन को देखते हुए लोहा गर्म है तो मुझे हथौड़ा मार देना चाहिए। चू जियोगे कहता है, क्यों। इसी के साथ वो मन ही मन सोचने लगता है, मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर की बेटी को मारने की बजाय प्राइम मिनिस्टर की पावर्स का फायदा उठाना ही बेहतर है। लेकिन ये अचानक मेरे साथ इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे इसका कोई और प्लान हो सकता है। सू क्यों का जवाब देते हुए कहती है, जिसके पास ताकत होती है उससे डरना स्वाभाविक है। मेरे फादर के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर एम्परर बहुत डरा हुआ है। वो मेरे फादर को दबाना चाहता है, जो कि तुम्हारे साथ हाथ मिलाना मेरे फादर के लिए भी फायदेमंद होगा। तो क्या ये गठबंधन क्वीन के होने वाले एम्परर को मदद नहीं करेगा। चू जियोगे तो ये सब सुनते हुए विस्तार में सोच रहा होता है और सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम मेरे सौतेले भाई हो और विस्तार से कहें तो मेरे फादर के सौतेले बेटे। सू फैमिली क्लियर तौर पे तुम्हारी मदद करेगी। तुम तो मुझसे बेहतर समझते हो, ये बहुत फायदेमंद है। सीक्रेट गार्ड नीचैन भड़काते हुए कहता है, योर हाइनेस, इस लड़की के बहकावे में मत आइए। चू जियोगे उसे रोक देता है कि बस। फिर तो वो सू के पास से अपनी स्वॉर्ड हटाकर म्यान में रखने लगता है और कहता है, मिस सू, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। जैसा कि तुमने मुझे प्रपोजल दिया, चलो आओ बनते हैं सहयोगी। सू भी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मन ही मन सू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, कांगलन टी पार्टी के पीछे का एक और मेंबर अब पूरी तरह से मेरी साइड है। लेकिन मुझे हैरानी है कि चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं। तभी चू जियोगे सू को मदद करते हुए कहता है, चलो उठ जाओ मिस सू। लेकिन बेचारी सू मन ही मन कहती है, मेरे पैर तो सुन्न हो गए हैं, क्या मैं बहुत देर से घुटने टेक ही रही हूँ। फिर तो सू गिरने के डर से चू जियोगे को बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच लेती है। चू जियोगे सीधा जाकर सू के गले लग जाता है और सू
की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करता है। ये रियलाइज होते ही वो दूर होते हुए कहता है, सू तुम ये क्या कर रही हो? इन सब के बीच चू ज्यूगे को पता ही नहीं चलता कि उसका एक हाथ सू के ब्रेस्ट पर है। फिर तो सू गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ। फटाक से चू ज्यूगे अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। सू गुस्से से कहती है, माफी मांग रहे हो? इतने में ही वो उसका कॉलर पकड़ती है और उठाकर पटक देती है। ये देखकर दोनों गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि योर हाइनेस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी सू 10th प्रिंसेस के रूम की ओर बढ़ रही होती है, ये कहते हुए कि मेरे बट में अभी भी दर्द हो रहा है। एक गंदी हरकत करने के बावजूद भी वो मेरे सामने निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। ऊपर से मुझे से पूछ रहा है कि क्या कर रही हो। खैर उसके रिएक्शन को देखकर तो मुझे यही लगा कि वो बेचारा अब भी भोला भाला कुंवारा है। तभी सू को सामने प्रिंसेस टोंगन रोते हुए दिखती है। सू को देखते ही प्रिंसेस टोंगन कहती है, सू मुझे डर लग रहा है। प्रिंसेस टोंगन पिछले एम्परर की बेटी है। अब उसे इतनी क्यूटनेस से बोलते देख सू का दिल तो धड़कने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सू प्रिंसेस टोंगन का सर सहलाते हुए कहती है, अरे प्रिंसेस तुम दोपहर की नींद लेने क्यों नहीं गई? तुम्हारे बड़े होने के लिए तुम्हारा सही से सोना जरूरी है। प्रिंसेस टोंगन कुछ नहीं कहती और सीधा अपने रूम की ओर इशारा कर देती है। असल में उसके बिस्तर पर उसकी लर्निंग पार्टनर सोई होती है। ये देखकर तो सू भी चिल्लाते हुए कहती है, बकवास, एक बच्चे के बिस्तर को चुरा लिया? क्या इसे जरा से भी शर्म नहीं है? प्रिंसेस टोंगन के हाथ पे बने निशान को देखते हुए सू कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? प्रिंसेस टोंगन तुम डरो मत, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। प्रिंसेस टोंगन भी हामी भरती है और सू मन ही मन कहती है, क्या ये प्रिंसेस को घायल करने की हिम्मत कर रही है? जरूर इस लड़की के मन में प्रिंसेस की माँ के लिए कोई सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो एक लो स्टेटस वाली थी। फिर हम देखते हैं उस लर्निंग पार्टनर को, जो कि मजे से सोते हुए मन ही मन एम्परर के सपने देख रही होती है। लेकिन अचानक उसके मुंह पर पानी पड़ता है, जिससे कि वो उठते हुए कहती है, ऐसा किसने किया? क्यूट से प्रिंसेस टोंगन को ली हुई सू कहती है, ये मैंने किया है। प्रिंसेस टोंगन की लर्निंग पार्टनर, जो कि चीफ जस्टिस की बेटी लू जिंगलान है, वो कहती है, मिस सू क्या तुम्हें 10th प्रिंसेस के साथ नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों हो? बेहतर ये होगा कि तुम आशा करो कि वापस जाने के बाद 10th प्रिंसेस को कुछ हुआ न हो। सू भी कहती है, एम्परर ने तुम्हें प्रिंसेस की सेवा करने के लिए यहाँ लाया है, न कि इन अन्य तरीकों के लिए। लू जिंगलान अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम जाकर अपनी प्रिंसेस पर ध्यान दो। और रही इस 8 प्रिंसेस की बात, तो ये बस कॉन्केबाइन की बेटी है। ये किस्मत वाली है कि एम्प्रेस ड्वाजर ने इसे जिंदा रहने दिया। ये सुनकर सू भी मन ही मन कहती है, ओ तो ये पिछले एम्परर की 8वीं बेटी है, कॉन्केबाइन ली की बेटी प्रिंसेस टोंगन। कॉन्केबाइन ली पिछले एम्परर की पसंदीदा कॉन्केबाइन में से थी। उस समय की एम्प्रेस, अब की एम्प्रेस डावेजर। उसे डर था कि कॉन्केबाइन ली उसके पद के लिए चुनाव लड़ेंगी, इसीलिए उन्होंने कॉन्केबाइन ली के पूरी फैमिली को झूठे आरोपों में फंसा दिया। कॉन्केबाइन ली का ज्यादातर जीवन दुख में ही बीता और उसका साथ प्रिंसेस टोंगन से छूट गया। तभी लू जिंगलान कंटिन्यू करते हुए कहती है, सू आखिर क्या गलत है? अगर तुम खुश नहीं हो तो एम्प्रेस डावेजर के पास इसे ले जा सकती हो, वो भी परवाह नहीं करने वाली, और अगर कुछ होता भी है तो भी वो मेरी साइड ही लेगी। साथ ही लू जिंगलान के मन में होता है कि हाँ, एम्प्रेस डावेजर ने खास तौर पर मुझे अपनी ओर से इस लड़की को धमकाने के लिए कहा था, यानी प्रिंसेस को। अगर सू इसकी मदद करती है तो ये एम्प्रेस डावेजर के खिलाफ जाने के समान है। लेकिन तभी उसे एक चमाट पड़ता है और सू गुस्से से कहती है, तुम बेवकूफ, एम्प्रेस डावेजर इंपीरियल हैरम की हेड हैं, और अगर तुम इसी तरह से प्रिंसेस को बुली करती रही तो तुम्हें एम्प्रेस डावेजर के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारे कहने से तो ऐसा लगता है कि इंपीरियल पैलेस में लंबे समय से चले आ रहे कानून और व्यवस्था को तुम पलटना चाहती हो। क्या इस पर तुम्हें कुछ कहना है? लू जिंगलान घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं। इतने में ही सू वहाँ से जाते हुए कहती है, याद करो कि तुम हो कौन, अगली बार इतनी उदार नहीं बनूंगी। फिर तो सू बाहर आ जाती है और कहती है, प्रिंसेस आइए आपके चोटों का इलाज करें। प्रिंसेस टोंगन मन ही मन सोच रही होती है कि सू बहुत दबंग है, मैं बड़ी होकर उसके जैसा बनना चाहती हूँ। इतनी बुरी तरह से इग्नोर हुए जाने के बाद भी लियो जिंगलान पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम एम्प्रेस डावेजर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो? मैं जल्द ही जाकर एम्प्रेस को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, वो तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर देंगी। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, सू फैमिली बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इंपीरियल हैरम में हमारा प्रभाव सीमित है। मैं प्रिंसेस की मदद कर तो सकती हूँ, लेकिन हर समय ये सब कवर नहीं कर पाऊंगी। इंपीरियल हैरम धोखे और पीठ में
छुरा घोंपने वालों से भरा पड़ा है। मुझे प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय इंसान को ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेंटल कल्टीवेशन वाले हॉल को। वहाँ पर एम्परर कहते हैं, सू और प्रिंसेस टोंगन यहाँ किस लिए आए हैं? सू कहती है, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस टोंगन ने पैलेस के बाहर से कुछ नई मिठाइयाँ लाई हैं। प्रिंसेस टोंगन ने आपके लिए भी लाने पर जोर दिया, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ आई। प्रिंसेस टोंगन भी उन्हें ग्रीट करते हुए अपनी मिठाइयाँ लेकर आगे बढ़ जाती है कि मैं सिर्फ ये आपके लिए लाई हूँ, प्लीज इसे आजमाए ब्रदर। एम्परर भी कहते हैं, ओ टोंगन तुम बहुत प्यारी हो। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है टोंगन के हाथों पर। फिर तो वो टोंगन के हाथ को ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है। प्रिंसेस टोंगन बड़े ही मासूमियत से कहती है, लर्निंग पार्टनर लियू जिंगलान ने कहा कि इस तरह से हाथ थपथपाना शरीर के लिए अच्छा होता है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रिंसेस टोंगन के हाथ पे पड़े उस निशान को देखते हुए एम्परर अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके बचपन में उनके हाथों पे भी ऐसे ही निशान पड़े हुए थे। इसकी कोई परवाह ना करते हुए एम्प्रेस उन पे चिल्ला रही होती है कि तुमने मुझे निराश किया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम घोड़ों की दौड़ में गिर गए। तुम्हारी घुड़सवारी कौशल ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया है। ऐसे तो तुम बाकी प्रिंसों से कैसे अलग दिखोगे? तुम कभी भी एम्परर का ध्यान नहीं खींच पाओगे। बेचारे छोटे से एम्परर अपनी दर्द तकलीफ को छुपाते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए एम्प्रेस। एम्प्रेस तो उसे चाटा ही मार देती है कि कितनी बार बताना होगा, मैं तुम्हारी रॉयल मदर हूँ। एम्प्रेस वहाँ से जाते हुए कहती है, सर्वेंट सर्वेंट ही रहेगा। अगर माँ खोई हुई है तो बच्चा भी खोया हुआ ही है। जाओ उस छोटे से दुष्ट को एजुकेट करो। फिर तो एम्प्रेस की सर्वेंट हामी भरते हुए छोटे से एम्परर के हाथ में निडल से चुभाने लगती है। ये सब याद करके एम्परर अपना सर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, जब मैं 6 साल का था तो एम्प्रेस डावेजर ने मुझे पॉलिटिक्स में यूज करने के लिए मेरे खुशहाल बचपन को मुझसे छीन लिया। उसने मेरी माँ को भी पैलेस से निकाल दिया और हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देख पाए। प्रिंसेस टोंगन के सर को सहलाते हुए एम्परर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इन सभी वर्षों के बीच केवल कॉन्क्यूबाइन ली ही एकमात्र ऐसे इंसान थी जिसके मेरी माँ के साथ अच्छे संबंध थे। एम्प्रेस डावेजर ने कॉन्क्यूबाइन ली को मार डाला और अब वो टोंगन के पीछे पड़ी है। लेकिन अब मैं एम्परर हूँ, मैं कोई बेकार प्रिंस नहीं रहा। क्या वो मेरे इंपीरियल हैरम में दखल देने की हिम्मत कर रही है? ये कुछ बदला चुकाने का समय है। प्रिंसेस टोंगन को अपने पास बैठाते हुए एम्परर कहते हैं, एम्परर के रूप में मेरे अधिकार से मैं लियू जिंगलान को कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। प्रिंसेस टोंगन को सू की देखरेख में रखा जाएगा। साथ ही वो गुस्से से मन ही मन कहता है, विधवा एम्प्रेस, मैं पिछले कई सालों से इस समय के आने का इंतजार कर रहा हूँ। योलू के पास अब मुझे नियंत्रित करने की ताकत नहीं है। एम्परर का आदेश पाने के बाद सू तो मन ही मन बहुत खुश होती है कि शुक्र है मेरे पैलेस आने से पहले ही फादर ने मुझे पैलेस की सारी बारीकियां समझा दी थी। मैं सू फैमिली को इन दो दुश्मनों से बचाने के लिए इन्हीं दोनों के बीच दरार पैदा करने वाली थी, यानी कि एम्परर और एम्प्रेस डावेजर के बीच। दरार के लिए टकराव जरूरी है और ये टकराव होगा प्रिंसेस टोंगन को बचाने के लिए। एक तीर से दो शिकार। प्रिंसेस टोंगन भी बच जाएगी और ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, जिससे कि सू फैमिली भी बचकर निकल जाएगी। अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ जाता देख सू कहती है, जैसा आपका आदेश योर मैजेस्टी। साथ में उसके दिमाग में होता है कि इसके अलावा फादर ने मुझे बताया कि कॉन्क्यूबाइन ली की फैमिली सत्ता हासिल कर रही है और अगर मैं उनकी मदद करूँ तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तभी प्रिंसेस टोंगन बहुत खुशी से सू की ओर बढ़ते हुए कहती है, सू मुझे तुमसे प्यार है। प्रिंसेस टोंगन को संभालते हुए सू कह रही होती है कि गिरना मत प्रिंसेस, संभल कर। ये सब देखते हुए एम्परर मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि सू आज टोंगन की मदद करने के लिए यहाँ आई है। जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, असली सू दयालु और बुद्धिमान है, उन फैली हुई अफवाहों से बिल्कुल विपरीत। अगर वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं होती तो शायद मैं उसे अपनी एम्प्रेस बना लेता। कितने अफसोस की बात है कि तुम सू फैमिली से हो। फिर तो एम्परर सू का टेस्ट लेते हुए कहते हैं, चूँकि तुम पहले से ही शादी के उम्र में हो तो क्या कोई है जिसे तुम एडमायर करती हो? मैं तुम्हें पसंदीदा शादी करने का रिवॉर्ड दे सकता हूँ। एम्परर साथ ही में मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये पता लगाने का एकदम सही मौका है कि आखिर सू फैमिली किस मिनिस्टर के करीब है। अब हमारी सू तो ठहरी चालाक, वो तो सीधा अपने हाथ ही खड़े कर देती है कि योर मैजेस्टी
आपके इस विचार के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं किसी आदमी से शादी नहीं करना चाहती। अगर मैं शादी करूंगी भी तो एक लड़की से शादी करूंगी। योर मैजेस्टी, अब मैं वापस जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए सू प्रिंसेस टोंगन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पीछे रह गए एम्परर तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या लड़की से शादी, क्या मेरे आसपास एक लेस्बियन घूम रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 10th प्रिंसेस के पवेलियन को। मेड कहती है, प्रिंसेस मिस सू जल्द ही वापस आ जाएंगी, क्या आप इस बीच कुछ पेस्ट्री खाना चाहेंगी। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है और तीनों मेड्स उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है कि प्रिंसेस ये देखिए नए कपड़े, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी। प्यारी प्रिंसेस, अगर आप ऐसे ही रो रो कर अपना फेस खराब कर लेंगी तो हम एम्प्रेस डावेजर को ये सब कैसे समझाएंगे। 10th प्रिंसेस कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सू चाहिए। तभी वहाँ पर सू प्रिंसेस टोंगन के साथ आते हुए कहती है, प्रिंसेस हम आ गए। 8th प्रिंसेस टोंगन को देखने के बाद तो 10th प्रिंसेस मुंह फुला लेती है कि तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया सू, तो चलो तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओगी। प्रिंसेस को मनाते हुए सू कहती है, हिज मैजेस्टी ने मुझे प्रिंसेस टोंगन की देखभाल करने के लिए आदेश दिया है, इसीलिए पागल मत बनिए प्रिंसेस। आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगी। प्रिंसेस टोंगन कहती है, क्यों न तुम मुझे अपने संपन्न बीते हुए अतीत के बारे में बताओ। मैंने कई रईसों से तुम्हारे लेजेंडरी लव लाइफ के बारे में सुना है। सू तो हैरान हो जाती है कि क्या। सू मान जाती है और दोनों प्रिंसेस को बैठाकर कहती है, ठीक है तो एक बार की बात है, 1000 साल पुराना सांप था। एक दिन वो सांप कल्टीवेशन रिलम के बहुत आगे निकल गया और अंततः एक बहुत सुंदर खूबसूरत लड़की बन गया। उसने अपना नाम बाई सुजैन रखा। बुद्धा ने उसे बताया कि जब वो एक छोटी सी सांप थी तो एक शिकारी ने उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि एक चरवाहे लड़के ने उसे बचा लिया था। उसने उस शिकारी के सामने आकर कहा था कि ये तो एक छोटा सा सांप है, ये खाने के लायक नहीं है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसे पाल सकते हैं और खा सकते हैं। बुद्धा ने आगे उस सांप बाई को बताया कि अब जबकि तुम कल्टीवेशन रिलम के भी आगे निकल चुकी हो तो तुम्हें उस चरवाहे को ढूंढना होगा और उसकी दयालुता का बदला चुकाना होगा, तभी तुम अमर बन पाओगी। इसीलिए मिस बाई ने बुद्धा के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी बहन जियाओकिंग के साथ वेस्ट लेक के टूटे हुए पुल की ओर चली गई। उन दोनों ने अपने जादू का इस्तेमाल करके हर राहगीर के अतीत में झांकने की कोशिश की। अंततः उन्हें वो लड़का मिल गया और वे दोनों बहुत खुश हो गईं। बाई सुजैन को अंत में चरवाहे लड़के का पुनर्जन्म ही मिला था, जिसका नाम सू जियान था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनसेट हो चुका होता है और सू बाहर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अंततः आज का लंबा दिन खत्म हुआ। लियो की भी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। मुझे अब उसे ढूंढना चाहिए ताकि हम साथ घर जा सकें। तभी कोई कहता है, सू। असल में वहाँ पर येजिंग होता है जो सू को हाय बोलता है। उसे देखते ही सू खो जाती है और मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय बीत गया जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। अब तो ये और भी ज्यादा बिजी होगा क्योंकि ये फिर से कमांडर जो बन गया है। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या हो गया है, मैं उसकी सुंदरता में खो गई हूँ। उसके बाद तो सू कहती है, तो क्या तुम लियो का इंतजार कर रहे हो। येजिंग कहता है, तुम सही हो। सू, एक लर्निंग पार्टनर के रूप में तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ दिलचस्प हुआ। सू तो बताना शुरू कर देती है कि कुछ खास नहीं, मैंने केवल कुछ रईस बेटों को पीटा, बंधक प्रिंस की मदद की और उसे शपथबद्ध भाई बनाया, एक प्रिंसेस को बचाया और छोटी लड़कियों के एक समूह को अपनी कहानियां सुनाई। येजिंग तो शॉक हो जाता है कि क्या सचमुच एक लर्निंग पार्टनर के रूप में इतना कुछ करना पड़ा। वेट, क्या कहा तुमने, बंधक प्रिंस और एक शपथबद्ध भाई। साथ ही येजिंग मन ही मन कहता है, कौन सा प्रिंस अब सू का भाई है। बंधक प्रिंस चू जिउगे और सू लगभग एक ही उम्र के हैं क्या वे। तभी सू गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई लेकिन तुमने बस इतना ही सुना। सू के हाथ को पकड़कर अपने करीब लाते हुए येजिंग कहता है, सू, अब जबकि मुझे वापस से कमांडर का पद दे दिया गया है तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम हमारी शादी के बारे में फिर से सोचोगी। सू कहती है, क्या ये प्रपोजल है।
ये जिंग कहता है मैं सीरियस हूँ सू मन ही मन सोचने लगती है ओरिजिनल सू ये जिंग का ये प्रपोजल सुनकर खुशी से मर ही जाएगी, लेकिन ये तो हमारी सू है, इसीलिए वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने पहले ही कहा था सगाई सिर्फ नन बनने से बचने के लिए एक टेम्पररी उपाय था, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जिंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इतनी सावधान क्यों रहती हो, पास्ट पास्ट ही रह गया, क्या तुम अपने हार्ट के अंदर एक नई रोशनी देखने की हिम्मत नहीं कर सकती? सू कहती है ये जिंग। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं हमेशा ये जिंग से सावधान रहती हूँ क्योंकि वो कांगलन टी पार्टी का मुखिया था, वो किसी और से भी ज्यादा मुझे मारने के लिए उतारू था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने पहले ही कांगलन टी पार्टी के हिस्से को अलग कर दिया। क्लियर तौर से अब तक की नॉवेल का एंड काफी हद तक भटक चुका है। आज का ये जिंग नॉवेल का ये जिंग नहीं है, मेरे लिए उसके साथ ऐसा बिहेव करना बहुत ही अनफेयर है। तभी अचानक ये जिंग सू के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सू कहती है क्या कर रहे हो तुम? ये जिंग कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, अगर ये तुम नहीं चाहती तो मुझे दूर धकेल दो। फिर तो सू धकेलने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहती है बेशर्म, आखिर मैं तुम जैसे ताकतवर इंसान को कैसे दूर धकेल सकती हूँ? मेरी ताकत बढ़ाने वाली चीजों का क्या हुआ? ये जिंग के साथ तो ये सब बेकार क्यों है? ये जिंग सू के चेहरे की ओर झुक ही रहा होता है किस करने के लिए कि सू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सू के माइंड में भी चल रहा होता है कि बकवास, आखिर मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि इन दोनों के बीच किस होती, वहाँ पर लियो अपने क्लासमेट्स के साथ आ जाता है। साथ ही वो चिल्ला पड़ता है कि ब्रदर सू। लियो के क्लासमेट्स बातें करने लगते हैं कि देखो ये महान कमांडर ये है ना, मेरे सभी भाइयों ने कमांडर येजिंग की वजह से मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन करने का फैसला किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में उन्हें देख रहा हूँ। लियो मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है कि तुम्हारा भाई इतना कमाल का है। अरे हाँ, मुझे अब याद आया कि कमांडर येजिंग और लेडी सू की सगाई हो चुकी है। लेडी सू ने कमांडर येजिंग की फैमिली का नाम साफ करने के लिए प्रिंसेस मुदान का सीधा विरोध किया। जब से कमांडर येजिंग कैपिटल लौटे हैं, लेडी सू की शरारती हरकतों की कोई अफवाह नहीं आई। वाकई प्यार लोगों को बदल देता है। लियो को तो ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और तब तक सू और येजिंग भी एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। लियो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या ये लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे? मैंने तो सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लगता है कि ब्रदर ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। तभी वहाँ पर एक मेड आते हुए कहती है लेडी सू, एम्प्रेस डावेजर ने आपको बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया है, तो कृपया तुरंत मेरे साथ चलिए। सू कहती है ओ थैंक्स। साथ ही सू के दिमाग में होता है कि एम्प्रेस डावेजर बिना किसी कारण के मुझे नहीं बुलाएंगी, आखिर वो क्या चाहती है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रिंसेस टोंगन, जो भी हो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस अजीब गंदगी को छोड़ देना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती। उसके बाद तो सू वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। सू मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें क्या जवाब दूं। दरअसल मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस टाइम क्या फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे एम्प्रेस डावेजर से निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतने में ही ये जिंग सू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है सू, उस बंधक प्रिंस से सावधान रहो, उससे दूर रहो और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सू भी शर्माते हुए कहती है समझ गई, मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंपीरियल बाथ हाउस में सू आराम से गर्म पानी का मजा उठा रही होती है और कहती है बैंक्वेट का क्या हुआ और मुझे इस पॉन्ड में क्यों नहलाया जा रहा है? उफ, मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, शायद मुझे कुछ खाना चाहिए। लेकिन उसे फिर याद आता है कि कैसे उस मेड ने उसे इस पॉन्ड में लाया और ढेर सारे लोग उसे नहलाते हुए कह रहे थे कि मिस सू, एम्प्रेस डावेजर से मिलने से पहले नहाना और कपड़े बदलना प्रथागत है। इस बारे में याद करने के बाद सू कहती है मेरा तौलिया कहाँ गया? वो तो यहीं था। ओ मुझे चक्कर आ रहा है। तभी सू के हाथ तौलिया लग जाता है और सू अपनी बॉडी पोंछते हुए कहती है ओ ये मिल गया, बहुत गर्मी है। असल में वहाँ पर एम्परर आ चुके होते हैं और उन्होंने ही वो तौलिया लपेटा था जो सू लेकर अपनी बॉडी पोंछ रही है। सू तो अपने आप में मस्त होती है और तौलिए के साथ खेलते हुए कहती है मैं अब बोर हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं इस तौलिए का कुछ बनाऊं, चलो एक पक्षी बनाते हैं। तभी पीछे से एम्परर कहते हैं सू
फिर तो सू भी एम्प्रर को देख लेती है और खुद को कवर करते हुए कहती है, एम्प्रर। एम्प्रर गुस्से से कहते हैं, मुझ पर जासूसी करने की कितनी बेशर्मी है तुम में। सू अपनी आंखों को ढकने का ट्राई करते हुए कहती है, मुझे एम्प्रेस डावेजर की मेड यहाँ ले आई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर तो उन दोनों के ही दिमाग में क्लिक करता है कि क्या एम्प्रेस डावेजर, क्या ये उसकी कोई एक प्लानिंग हो सकती है। एम्प्रर सोचने लगते हैं कि क्या एम्प्रेस डावेजर प्रिंसेस स्ट्रॉन्गन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण सू को मुझे गिफ्ट में दे रही है। और सू सोच रही होती है कि क्या प्रिंसेस डावेजर मेरे फादर को काबू करने के लिए मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। एम्प्रेस डावेजर, अब तो भगवान भी अगर मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। खुद को टॉवल से कवर करके सू खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो। एम्प्रेस डावेजर, एक बूढ़ी औरत, मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग को बर्बाद कर दूंगी। इंपीरियल पैलेस में एंटर करने से पहले मैंने अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई सभी तरकीबें सीखने के लिए कठोर अभ्यास किया। अब मुझे अंततः उनका यूज करने का मौका मिल रहा है। सो याद करने लगती है कि उसने कैसे खूब सारी पढ़ाई की, ढेर सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद तो वो अपने हाथ को रगड़ने लगती है कि अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो सू कहती है, आइए सबसे पहले भ्रम तकनीक का यूज करते हैं। अचानक एम्प्रर सू को अपने करीब खींच लेते हैं, जिससे सू कहती है, आप ये क्या कर रहे हो। एम्प्रर कहते हैं, तुम क्या सोचती हो। सू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, एक जेंटलमैन शब्दों का यूज करता है, ना कि अपनी मुट्ठी का। एम्प्रर अपने चेस्ट पर ठोकते हुए कहते हैं, मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, मैं तो एम्प्रर हूँ। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं काम करने वाला मैन हूँ, ना कि बातें करने वाला। फिर तो वो सू को उठा लेते हैं और कहते हैं, खास करके तब जब बात इस प्रकार के सिचुएशन में आती है। सू को परेशान होते देख एम्प्रर मन ही मन कहते हैं, मुझे गुस्सा, शर्मिंदगी, हेल्पलेस फीलिंग, ये सब पसंद है, दूसरों के चेहरे पर देखना। सू भी सोच रही होती है, ये आदमी बहुत ताकतवर है, ये तो मुझे एक बच्चे की तरह उठा रहा है। सू बोल रही होती है कि मुझे जाने दो, तभी वहाँ पे कुछ लोगों के आने की कदमों की आवाज सुनाई देती है। सू तो घबराते हुए कहती है, शायद कोई आ रहा है। फिर तो वो एम्प्रर से खुद को छुड़ाने का हाथ ट्राई करते हुए गुस्से से कहती है, लोंग हांगोंग, क्या तुम पागल हो गए हो। सू के दिमाग में होता है, अरे नहीं, ये जरूर एम्प्रेस डावेजर ही होगी जो मुझे ये काम करते हुए पकड़ने आ रही है। कौन जानता था कि वो ऐसा करने जा रही है, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। एम्प्रर मन ही मन कहता है, सू, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ही तुम अलग और सतर्क दिखती हो। तुम हमेशा दूसरों को दूर धकेलती रहती हो, लेकिन अभी मैं अंततः देख सकता हूँ कि तुम शर्माते हुए कैसी दिखती हो। सू, तुम सच में लड़कों को पागल कर सकती हो। तुम्हारी सुंदरता फूल पर पड़ी ओस की बूंदों के समान है। इसी के साथ एम्प्रर सू को और भी अच्छी तरह से पकड़ लेता है। सू तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी वहाँ पे दो मेड्स आती हैं जो कि डोर थोड़ा सा खोलते हुए कहती हैं, चुप रहो, एम्प्रेस डावेजर की प्लानिंग बर्बाद मत करना। एक दूसरे को समझाने के बाद वे लोग चुपचाप बातें सुनने लगती हैं, जिधर सू बोल रही होती है कि इतना कसकर मत पकड़ो, मेरी कमर टूट जाएगी। लोंग हांगोंग, तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे जाने दो। एम्प्रर भी कहता है, तुम्हें जाने दूं? थोड़ी देर रुको, फिर देखेंगे कि कौन रो रहा है। सू कहती है, ओ ढीले हो जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब सुन वो दोनों मेट्स भागते हुए एम्प्रेस डावेजर की ओर जाने लगती हैं कि जल्दी करो, हमें एम्प्रेस डावेजर को ये रिपोर्ट करना है कि हमारा काम हो गया है। उसके बाद तो हमारी सू ही एम्प्रर को लिपट जाती है कि अब बताती हूँ तुम्हें। सू अपने पैरों से एम्प्रर की कमर को और भी टाइट जकड़ते जाती है और कहती है, क्या मैं छोड़ दूँ या फिर और दर्द आने वाला है। बेचारे एम्प्रर की तो चीखें ही निकलने लगती है, जिससे सू उसे छोड़ देती है। एम्प्रर मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, सू तो एक बैल की तरह मजबूत है, मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं लगभग 2 टुकड़ों में बट गया था, शुक्र है बच गया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एम्प्रेस डावेजर आने वाली है। सू घबराते हुए कहती है, क्या इतना जल्दी? अरे नहीं, क्या मैं किसी अफेयर में फंसने वाली हूँ? मुझे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी एम्प्रर पूछता है, तुम अपनी सांस कितने देर तक अच्छी तरह से रोक सकती हो? सू कहती है, मैं हाल ही में कछुआ श्वास तकनीक का अभ्यास कर रही हूँ, तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था सांस रोकना। इतना सुनते ही एम्प्रर सू को पानी में छुपाते हुए कहता है, टाइम नहीं है, मुझे माफ कर दो। वेल गाइस, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि एम्प्रर ने सू को कहाँ छुपाया है।
इसी के साथ एम्प्रर पानी के ऊपर एक कपड़े को डाल देता है ताकि सू की परछाई ना दिखे। पानी के अंदर जाने के बाद सू अपनी आंखें खोलती है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद तो सू मन ही मन कहती है, मैं अपनी कीमती सांसें इस पर बर्बाद नहीं कर सकती। क्योंकि सू बाहर आने का ट्राई कर रही होती है, इसलिए एम्प्रर कहता है, रुक जाओ सू, चुप रहो जरा, मेरे ऑर्डर देने तक का वेट करो। तुम नहीं चाहोगी कि एम्प्रर को बहकाने जाने के लिए तुम जानी जाओ। सू गुस्से से मन ही मन कहती है, ठीक है। तभी दरवाजा खुलता है और एम्प्रेस डावेजर अपनी 2 मेड्स के साथ वहां आ जाती है। साथ ही वो कहती है, मेरे प्यारे एम्प्रर, मैं अपने द्वारा बनाए गए कपड़े तुम्हें देने आई हूँ। एम्प्रर भी शान से बैठा होता है और कहता है, धन्यवाद एम्प्रेस डावेजर। एम्प्रेस डावेजर आसपास देखते हुए मन ही मन कहती है, मैंने सोचा कि एम्प्रर को सू में इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने उन दोनों को एक साथ अकेले में छुड़वा दिया। मैं एम्प्रर को अपने तले कर्ज में डालना चाहती थी ताकि मैं उसके साथ माँ बेटे का अच्छा रिलेशन बना सकूं। फिर वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सू कहाँ है? एम्प्रर कहता है, अगर कुछ और ना हो तो आप जा सकती हैं। एम्प्रेस गुस्सा करते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब मुझे अपनी मदर भी नहीं कहना चाहते? सू आज प्रिंसेस टोंगन को मेंटल कल्टीवेशन वाले हॉल में ले गई थी और ठीक इसके तुरंत बाद ही फोनिक्स टेम्पल की फंडिंग में तुमने कटौती कर दी। ये सब क्या किया तुमने? ये सब सुन अंदर बैठी सू मन ही मन कहती है, उसने ही सब कुछ गलत किया है, फिर भी वो मुझे ही बुरा भला बोल रही है। एम्प्रर कहता है, क्या आप सू के बारे में बोल रही हैं? मैं सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी वो बहुत प्यारी हो सकती है। अंदर बैठी सू को गुस्सा आ रहा होता है कि क्या ये दोनों मिलकर मेरी बदनामी कर रहे हैं? तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। इसी के साथ हमारे सू के अंदर का डेविल जाग जाता है और सू कहती है, लॉन्ग हांगोंग, इसके लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो। उसके बाद तो सू क्या करती है आप लोग तो समझ गए ही होंगे। बेल सू करती है गोल्डन फिंगर टेक्निक का यूज। बेचारे एम्प्रर की तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है और वो मन ही मन कहता है, क्या अब सू मुझे चिढ़ा रही है? बेचारा एम्प्रर तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और मन ही मन कहता है, क्या सू ये नहीं जानती कि इस तरह से तो कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एम्प्रर के फेस को नोटिस करते हुए एम्प्रेस कहती है, एम्प्रर क्या कुछ गलत है? बेचारा एम्प्रर ये सब सहन करते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। अंदर सू मन ही मन कहती है, ओ तो क्या तुम्हें चोट लगी? अब तो तुम सिर्फ चुप्पी में ही उबल सकते हो। ये एक गंदी चाल है, लेकिन ये अच्छी लग रही है। एम्प्रर, तुम्हें ऐसी मुश्किल भरी सिचुएशन में देखना बहुत ही रेयर है। मैं एक बार और इसका यूज करूंगी। वैसे मैंने सुना था कि किसी को नाखून से चुटकी काटने पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। और एक चुटकी। बेचारा एम्प्रर। उसके ऐसे रिएक्शन को देख एम्प्रेस डावेजर कहती है, मेरे प्यारे एम्प्रर, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? एम्प्रर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, एम्प्रेस डावेजर, मुझे देर तक भीगने से थोड़ा चक्कर आ रहा है, चलो बाद में बात करते हैं। एम्प्रेस डावेजर कहती है, थोड़ी देर ही नहाने से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, ये शायद कमजोर बॉडी का संकेत है। मुझे इंपीरियल फिजिशियन को तुम्हारी जांच करने के लिए कहना होगा। लेकिन एम्प्रर तो सीधा उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। वे सभी शॉक हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद तो एम्प्रर खड़ा हो जाता है और सू भी अपने कपड़े वगैरह पहनकर भागने लगती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे 10 लाख साल में भी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन एम्प्रर पीछे से सू को झपटते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। सू कहती है, अरे तुमने मेरी ब्रा पकड़ ली है, उसे मत खींचो। लेकिन फिर भी सू छलांग मारकर आगे जाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो ले लो। एम्प्रर भी सू के पीछे चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि यहाँ वापस आओ, लेकिन तभी उसका पैर साबुन पे पड़ जाता है, जिससे फिसल कर वो पानी में गिर जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर तो सू पहले ही भाग चुकी होती है और एम्प्रर उठने के बाद मन ही मन कहता है, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मैं बेवकूफ बन गया। सू, बेहतर ये होगा कि तुम मेरे हाथ ना लगो, वरना मैं उसका डबल पे करूंगा जो तुमने मेरे साथ आज किया। फिर मैं देखूंगा कि क्या तुम इसे संभाल पाती हो या नहीं। इन सब से अनजान हमारी सू भागते भागते दूर पहुंच जाती है और हाफते हुए कहती है, एम्प्रर सच में एक दुष्ट आदमी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन। सू कहानी सुना रही होती है कि अपने लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई से बचकर मिस बाई ने अंततः जू जियान की आत्मा को अंडरवर्ल्ड से वापस ले लिया। मॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटने के बाद उसने जू जियान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाला और उसे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए देखा। 1000 साल पुरानी स्नेक डीमन अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी और खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। एक डीमन और ह्यूमन के बीच इस प्यार ने
जिन शान टेम्पल के मास्टर को बहुत परेशान कर दिया। जिन शान टेम्पल के मास्टर फाई का ये मानना था कि उनका मिलन वर्जित था, इसीलिए उसने धार्मिकता के नाम पर उन्हें अलग करने की तैयारी कर ली। हम देखते हैं कि ये कहानी प्रिंसेस टोंगन और 10th प्रिंसेस के साथ साथ ढेर सारी लड़कियां भी सुन रही होती हैं, जो कि कहती हैं और उसके आगे क्या हुआ सू। सू खांसते हुए कहती है, आज के लिए इतना ही काफी है, तो मैं कल यहाँ से आगे बढ़ूंगी। लड़कियां कहती हैं, क्या बस इतना ही, बस थोड़ा सा और सुना दो। दूसरी कहती है, हाँ समय इतनी तेजी से बीत गया कि मैं अभी तक ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। तीसरी कहती है, अब क्या हमें कल तक का इंतजार करना होगा। ये सब देखते हुए सू मन ही मन कहती है, ये लड़कियां तो मॉडर्न वर्ल्ड की फैन गर्ल की तरह लगती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट स्नेक की ये स्टोरी इस दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होगी। कल तो मेरे पास एक पब्लिशर भी आया था मेरी इन स्टोरी पर फिजिकल कॉपी बनाने के बारे में डिस्कस करने। वेल, अब तो मैं दुनिया की नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा वाली इंसान बन गई हूँ। तो इसी राह पर चलते हुए मैं हर किसी के दिमाग से अपनी बुरी इमेज को मिटाने में सक्षम हो जाऊंगी और क्वींसलैंड की सबसे फेमस और अच्छी इंसान बन जाऊंगी। ये मेरे चमकने का समय है। अब सू की इतनी मजेदार स्टोरी सुनकर सारी लड़कियां सू की ओर हो जाती हैं और उसके नाम का जयकारा लगाने लगती हैं कि सू सू। ये सब देखते हुए लांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और मन ही मन कहती है, सू ने सारी सुर्खियां चुरा ली हैं और वे सभी भेड़े सू के जादू में फंस गई हैं। वे सभी उसकी कहानियों की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी दुखती रग को जानती हूँ। असल में लांसी ने चू ज्यूके के साथ सू को देखा है। इसी बारे में याद करते हुए लांसी मन ही मन कहती है, अभी के लिए तुम सुर्खियों में रह सकती हो, फिर सफलता की ऊंचाई पर मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली और तुम सब कुछ। फिर मैं यहाँ की एम्प्रेस बन जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सू खुशी से गा रही होती है कि अंततः मुझे काम से छुट्टी मिल गई। लेकिन तभी उसे पीछे से 10th प्रिंसेस पकड़ते हुए कहती है, सू मत जाओ, मैं अभी भी मिस बाई की कहानी सुनना चाहती हूँ। सू कहती है, अगर तुम अच्छा बिहेव करोगी तो मैं कल फिर से सुनाऊंगी। साथ ही सू के माइंड में होता है कि ये बिगड़ैल बच्ची मेरे सर के सारे बाल भी नोच लेगी और मुझे गंजी बना देगी। और ठीक ऐसा ही होता है। प्रिंसेस भड़कते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें मुझे आज ही बताना होगा कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तभी प्रिंसेस को उठाकर अपनी गोद में लेते हुए ये जिंग कहता है, प्रिंसेस बेवकूफ मत बनिए। उसे देख सू कहती है, ये जिंग तुम फिर से यहाँ क्यों हो। ये जिंग कहता है, मैं पैलेस की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहा था और एक नजर देखने के लिए रुक गया। उसके बाद तो वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और सू मन ही मन कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा याद करती हूँ, इतना कि कुछ दिनों तक तुम्हें न देखने के बाद मुझे बहुत दुख होता है। इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे को देखते देख 10th प्रिंसेस के अंदर की भी गपशप वाली आत्मा चालू हो जाती है और वो उन दोनों की ओर देखने लगती है और फिर अचानक कहती है, मैं समझ गई, तुम बाई हो और जू जियान जर्नल है ना। सू कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, इस कहानी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही सू के माइंड में आता है कि इस 10th प्रिंसेस ने ये गपशप कहाँ से सुन ली। प्रिंसेस कहती है, मेरे टीचर अक्सर कहते हैं कि आर्ट रियलिटी से ही पैदा होता है और जू जियान को बचाने के लिए मिस बाई ने दुनिया को अपना दुश्मन बनाने में भी संकोच नहीं किया। अतीत में तुमने भी तो जान पर जोखिम होने के बावजूद भी जनरल ये जिंग के फैमिली के नाम को साफ करने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि मेरे भाई यानी एम्परर के साथ भी तुमने दुश्मनी कर ली। तो इससे पता चलता है कि इस कहानी का मटेरियल स्वयं सू खुद है। सू कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बकवास मत करो। वहाँ पास ही खड़ी मेड्स भी ये सब सुनते हुए गपशप करने लगती है कि ओह अच्छा ऐसा है क्या, अब मुझे समझ में आ गया। उन लोगों को देखते हुए सू मन ही मन कहती है, इन बुराई करने वालों को तो बस अपना मुंह का यूज ही करना होता है, लेकिन हम जैसे लोग जो पीड़ित होते हैं वो समझा समझा कर थक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने घर पर आई होती है और अपने फादर के साथ हेल्थ केयर पार्टी कर रही होती है, यानी कि अपनी बॉडी की मसाज करवा रही होती है। फादर सू के क्लोज आते हुए कहते हैं, अरे बेटी, अफवाहें फैल रही हैं कि मिस बाई कि ये कहानी तुम्हारे और जनरल ये जिंग की ऑटोबायोग्राफी है, क्या ये सच है। ये सुन सू को तो गुस्सा आने लगता है और वो फटते हुए कहती है, डैड, मेरे वापस आने के बाद से आप इस बारे में लगभग 100 बार पूछ चुके हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कितनी बार बताऊं। फादर कहते हैं, ओ तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो,
तुम्हारी कहानी खूब फेमस हो रही है जिसमें बताया गया है फर्स्ट जर्नल, फेरी टेल्स और रोमांस के बारे में। अगर हम सही ढंग से इसे करें तो संभवतः तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यह सिर्फ इतना है कि ये बुक पब्लिश अब तुम्हारे और येजिंग की अफवाहों के बाद हो रही है। ये ऐसा है जैसे हमारी फैमिली येजिंग की फैमिली को इंपीरियल फैमिली के खिलाफ युद्ध में घसीट रहा है, जो कि सही समय नहीं है। एम्परर और ग्रैंड ट्यूटर एक ही पार्टी के हैं। वे पहले से ही अदालत में कुछ छोटे मोटे कदम उठा रहे हैं। इस पर वे डिस्कस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के साथ सू को एक आइडिया आता है और वो कहती है, डैड क्या आप अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्लॉट्स में कुछ जोड़ सकते हैं? इसी के साथ सू ब्रश उठा लेती है और पेपर पर कुछ लिखते हुए कहती है, लॉन्ग हांगोंग और नानबिंग, चूंकि तुम दोनों ही मेरी फैमिली के प्रति इतने अमानवीय हो, इसीलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना और एक राइटर से पंगा तो बिल्कुल भी मत लेना। फादर तो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी शक्तिशाली बेटी सू, अब मेरी फैमिली के पूर्वज शांति से आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन। सू का बुक साइनिंग इवेंट होता है जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ सू की लिखी बुक्स लेकर खड़ी होती हैं सू का साइन लेने के लिए। अब तो सू के इतने ज्यादा फैन गर्ल्स बन चुकी होती हैं जो कि बोर्ड्स ले लेके बोल रही होती हैं कि ओ माय गॉड, ईस्ट और वेस्ट, सू इज द बेस्ट। ओ सू, हम तुम्हें हमेशा ही प्यार करेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक, ये स्टोरी हमें बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी है, बस तुम ऊंचा उठो, हम तुम्हारे फैंस हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सू भी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे जल्दबाजी मत करो, एक एक करके आओ। तभी पीछे से आवाज आती है, सू मुझे एक्सप्लेन करो। इसी के साथ एम्परर गुस्से में एकदम गर्म होते हुए सू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही वो गुस्से से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? असल में उसके हाथों में सू की न्यू बुक होती है जिसके की कवर पर फॉरबिडन लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक के मेन कैरेक्टर्स का पिक्चर बना होता है, यानी कि उसमें मिस बाई का कैरेक्टर दिया होता है ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग को, चूजियान होता है जर्नल येजिंग और जिंगशान टेम्पल का मास्टर फाई होता है एम्परर खुद। साथ ही उस कवर पर जो जियान यानी कि येजिंग बोल रहा होता है कि मास्टर फाई, तुम प्यार को नहीं समझ सकते। अब इस बुक को सू ले लेती है और देखने लगती है। एम्परर मन ही मन कहता है, तो मुझे लगता है कि सू बहुत डरी हुई है, उसके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है क्योंकि वो दोषी है। साथ ही एम्परर गुस्से से कहता है, तुम्हारी कोई आखिरी शब्द? लेकिन ये इग्नोर करते हुए सू उस बुक को पीछे फेंक देती है। एम्परर तो शॉक रह जाता है और सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, अगर आपको ऑफिशियल कॉपी नहीं मिल पाती है तो आप मुझे बता सकते थे। वेल, मैं आपको एक फ्री में दे देती हूँ। आप जैसे इतने महान स्तर वाले इंसान को चोरी की कॉपी खरीदना शोभा नहीं देता। एम्परर कहते हैं, क्या सभी ऑफिशियल कॉपीज तुम्हारे पास सुरक्षित हैं और ये एक नकल है? वहाँ मौजूद बाकी की लड़कियाँ अचानक आए एम्परर को देख फुसफुसाने लगती है कि हे भगवान, क्या एम्परर खुद यहाँ आए हैं, वो भी सू से सवाल करने? क्या वाकई में मास्टर फाई एम्परर पर आधारित है? दूसरी कहती है, तो क्या सच में कमांडर ये, एम्परर और महान ग्रैंड ट्यूटर, ये तीनों ही एक दर्दनाक लव ट्रायंगल में हैं? अगर एम्परर सू को पनिश करते हैं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बुक में लिखी सभी बातें सच हैं? एम्परर सू पे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि सू ने सच्चाई उजागर कर दी है। हमारी सू, जो कि असल में एक लोमड़ी है, एम्परर को गे लव ट्रायंगल में फंसाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन फिर भी सामने से अच्छी बनते हुए कहती है, एम्परर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो एक बेवकूफ है और उसे मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। अब जबकि एम्परर ने भी उन लड़कियों का फुसफुसाना सुना था, इसीलिए वो भड़कते हुए कहता है, बाहर निकल जाओ, ये इंपीरियल ऑर्डर है। लड़कियां तो घबरा जाती है कि भागो भागो, एम्परर पागल हो गए हैं और मुझे तो पता ही था ये सब सच है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्परर ओरिजिनल कॉपी पढ़ते हुए कहते हैं, सू तुम्हारी कहानी का हीरो किस पर आधारित है? असल में एम्परर के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं इसका यूज करके येजिंग और सू की फैमिली को दबाव में डालने वाला था, लेकिन इसने तो मेरे साथ बदसलूकी की और मेरा नाम ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग के साथ जोड़कर मजाक उड़ा दिया। आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ सू। लेकिन हमारी सू तो ठहरी स्मार्ट, इसीलिए वो कहती है, रीडर्स को आकर्षित करने के लिए मैंने बुक के मेन लीड्स को अत्यंत ही सुंदर और सक्षम इंसान बनाना चाहा।
सू शांति पूर्वक पहले से ही तैयार किए हुए उत्तर को दोहरा देती है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि मेरे डैड ने ये जिंग और मेरे बारे में जो अफवाहें चल रही थी उसे पहले से ही दबाने में प्रगति कर ली थी, लेकिन ये एम्परर और ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दिया। एम्परर, असल में तो तुम्हें ये पसंद ही नहीं आया कि कैसे मेरी फैमिली ने ये जिंग को बचाया, इसीलिए तुमने मेरी फैमिली को कंट्रोल करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। इसीलिए मैंने भी द व्हाइट स्नेक की स्टोरी को एक दुखद लव ट्रायंगल में बदल दिया। फिर मैंने अपने रीडर्स को मेल लीड्स की पहचान का अनुमान लगाने के लिए कवर का यूज किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि बॉय लव के फैंस अब अफवाहें फैला रहे हैं। कहानी अब लॉन्ग हांगकांग यानी कि एम्परर के बारे में है, जो कि ये जिंग और नानबिंग को अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब तो लॉन्ग हांगकांग यानी कि एम्परर काफी भ्रमित है। हालांकि नानबिंग उसका करीबी विश्वास पात्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्परर उस पे पूरी तरह से भरोसा करता है। और एक बार जब अफवाहें शुरू हो जाएंगी तो एम्परर के पास भी ग्रैंड ट्यूटर पर डाउट करने के और भी कारण होंगे। जैसे जैसे ये सब बढ़ता जाएगा, सू के फैमिली के खिलाफ जाने की एम्परर की इच्छा कमजोर होती जाएगी। वेल, सू आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम कि आप इतने दुखी क्यों हैं एम्परर, लेकिन मैंने तो बस कलाकारों को पुराने समय के सबसे फेमस और सुंदर हीरो के बारे में लिखने के लिए कहा। शायद इसीलिए उन्होंने कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर लिख दिए। एम्परर तो खड़े हो जाते हैं और सू का फेस पकड़ते हुए कहते हैं, सू, तुम अब नाटक करना बंद कर सकती हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह की कहानी का यूज करके मुझे कंट्रोल कर सकती हो? सू एम्परर के हाथ को हटाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, कृपया अपने आप को संयमित रखें। अब ये देख एम्परर मन ही मन कहते हैं, सू, क्या तुमने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत की? इसी के साथ वो सू का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। इस देश में यहाँ सब कुछ मेरा है, यानी एम्परर का। बेचारी सू भी हड़बड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, क्या ये मेरा गला घोटकर मार डालेगा मुझे? और नहीं, ये विलन मुझे घुटने से दबा रहा है, मैं हिल भी नहीं सकती। साथ ही एम्परर हंसते हुए सू के बालों को खींचते हुए कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी एक कमजोर बच्ची ही हो। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सू ने व्हाइट स्नेक की कहानी बच्चों को यानी लोगों को सुनाई तो लोगों के बीच अफवाह फैल गई ये जिंग और सू के बारे में। लेकिन ये अफवाह खत्म हो ही गई थी कि इतने में एम्परर और ग्रैंड ट्यूटर ने जानबूझ के इस अफवाह को और भी पब्लिक में फैलाया, ताकि एम्परर इसका सहारा लेके किसी भी तरह से गलती वलती निकाल के ये जिंग और सू दोनों की फैमिली को एक साथ बर्बाद कर सके। लेकिन हमारी सू ने स्मार्टली इस अफवाहों का मोड़ ही बदल दिया, यानी कि उसने व्हाइट स्नेक की कहानी का दुखद अंत कर दिया और खुद ही इस टाइप के कवर्स निकाले और पब्लिक के बीच ऐसी अजीब सी अफवाहें फैला दी। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेंबरशिप ज्वाइन करें और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। और हम मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही किसी 1 आवर के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।